तो दोस्तों, एक और वीरवार और आपके सामने मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां पिछले वीरवार हमने एक किस्सा छोड़ा था। मैंने आपसे वादा किया था कि अगले सेगमेंट में मैं सलीम खबरी के बारे में आपसे कुछ और बातें करूंगा। बात अकेले सलीम की नहीं है। खबरी जो लोग होते हैं वो किसी भी इंटेलिजेंस सिस्टम के एक बहुत बड़े एक स्तंभ हुआ करते हैं। द वाइटल कैग, ये एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं एक इंटेलिजेंस तंत्र मंत्र का। आजकल ज़्यादा ज़ोर अब हमारे एजेंसीज वाले देने लग गए हैं टेक्निकल सर्विलेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के ऊपर। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन ट्रेस कर लेना, टावर की लोकेशन लेके आपको ढूंढना, या आपके आधार कार्ड, राशन कार्ड की वजह से, या आप जो कार्ड इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या आपके बैंक अकाउंट से आपको आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना आपकी मोबाइल मूवमेंट से। तो ये काफ़ी सारी आज फैसिलिटीज़ पुलिस के पास और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास हैं। और आजकल तो पैन कार्ड से भी आपका लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं कि आप कहाँ पे हो, आधार कार्ड से ट्रेस हो जाती है। और वही सब कुछ जो लिंक हो गया है आपके घर के साथ, आपके मूवमेंट के साथ, वो लिंक आगे दी आगे आपकी जो लोकेशन है, जहाँ आप कहाँ पे हाज़िरी है, वो मालूम पड़ जाता है सबको। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जहाँ जब ना तो मोबाइल फ़ोन थे, ना कोई मोबाइल टावर थे, ना कोई ऐसी फैसिलिटी थी कि ना घर में कोई, हर आदमी के पास लैंडलाइन नंबर ही हुआ करता था। तो बहुत मुश्किल होता था किसी आदमी को ढूंढना। और ख़ास तौर पे मुंबई जैसे शहर में जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतना भीड़, क्राउड, ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, और उसमें एक आदमी को ढूंढना एक असंभव सा, एक मुश्किल काम बना होता था। तो ज़रूरत थी उन दिनों में जिसको हम आजकल ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के दो किस्म के लोग हुआ करते थे। एक जो तो सरकारी मुलाजिम थे, जैसे हमारी एजेंसीज़ के लोग, स्पेशल ब्रांच के लोग जो पब्लिक मीटिंग अटेंड करते थे, छोटी सी नोटबुक हाथ में रखते थे, कौन आदमी क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसकी रिपोर्ट बना के ऑफिस में जाके हाथ से लिख के सबमिट किया करते थे। और दूसरे थे जो सिविलियन इन्फॉर्मेंट होते थे, जिनको वो खबरी का इंग्लिश में जो इक्विवेलेंट वर्ड है वो इन्फॉर्मेंट है। तो इन्फॉर्मेंट जो होते थे, इन्फॉर्मर नहीं, इन्फॉर्मर कुछ और होता है। इन्फॉर्मेंट वो होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो इन्फॉर्मेंट्स की एक अहम रोल रहा है, ख़ास तौर पे एंटी स्मगलिंग एजेंसीज़ के पास। और जो हमारा इनकम टैक्स या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो घोटाले होते थे, तभी कंप्यूटराइजेशन भी इतनी नहीं थी कि आपके एक रिकॉर्ड से दूसरी कोई पुराना रिकॉर्ड निकाला जा सके। तो बड़ी बड़ी फाइलों में कुछ रात बंद रहते थे, और वो बड़े अफसरों की बदलियां होने के साथ नया ऑफिसर आता था तो उसको तो 6 महीने यही ढूंढने लग जाते थे कौन आदमी क्या कर रहा है। तो खैर, ये उस ज़माने की जो एक अहम ज़रूरत थी उसको पूरा करते थे ये खबरी लोग। तो खबरी लोगों के कई कई नाम होते थे, उनके कई कई पते, असली नाम किसी को नहीं बताते थे, असली पता किसी को नहीं बताते थे, लेकिन जहाँ उनको बोलो वहाँ पहुँच जाते थे। तो उनमें से जो काफ़ी चर्चित जो खबरी रहा है मुंबई के अंडरवर्ल्ड का, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस का, क्रिमिनल्स का, वो ऐसा वाहिद शख्स था अपनी ज़िंदगी में जो मैंने देखा, जो पुलिस कमिश्नर से लेके हवलदार तक के लोगों को जानता था। उसके रिसोर्सेज थे। इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर से लेके नीचे प्रिवेंटिव ऑफिसर तक उसको लोग जानते थे। इनकम टैक्स के बड़े बड़े कमिश्नर उसके सर्कल में थे। ईडी के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, आजकल बहुत नाम सुनते हैं आप, उस टाइम पे
ईडी बहुत कम काम करता था और बड़ी सीक्रेटिव किस्म की एजेंसी थी, और उसमें उसके रिसोर्सेज होने, और मुझे इस बात में कहने की कोई शर्म नहीं है, जहाँ कोई कोई ऐसी मुझे कोई मजबूरी नहीं है कि मेरे जर्नलिस्टिक कैरियर में जितना बहुत बड़ा हाथ जो है वो सलीम खबरी का रहा है। तो मैं उसको खबरी तो नहीं कहता था, सलीम भाई कहता था उसको। उम्र में मेरे से छोटा था, लेकिन बहुत काम का आदमी था, और खबरी किसी से ज़्यादा बिना मतलब की दोस्ती नहीं रखते। तो अगर मेरे साथ उसकी बनती थी तो उसके कारण ये थे कि बहुत से ऑफिसर जो थे वो उसके सर्कल में और मेरे सर्कल में कॉमन थे। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमारी बनी हुई थी। मुझे जो बात कंफर्म करनी होती थी, मैं कहीं नहीं जाना चाहता था कि मेरी शक्ल देख के कोई पहचानेगा मैं वहाँ क्या करने गया तो शक होगा, तो मैं सलीम को भेज देता था। और सलीम को कभी कुछ ऐसे लोगों से, बड़े ऑफिसर से खबर चाहिए होती थी जिनको वो नहीं बोल सकता था, तो मुझे बोल देता था कि सर ये बात निकाल के ज़रा थोड़ा दो, मुझे आगे काम करना है इस पर। तो वो इतना बिज़ी रहता था सारा दिन, और इतनी एनर्जी थी उस आदमी में। एक छोटा सा एक स्कूटर नुमा चीज़ थी उसके पास, तो उस स्कूटर पे, उसके पहले मोटरसाइकिल हुआ करता था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, वो बेच के उसने स्कूटर ले लिया। तो स्कूटर पे वो सारा दिन घूमता था पूरे शहर में, कभी कहीं कभी कहीं। और अपनी उसने बोट रखी हुई थी, दो, एक बड़ी बोट एक छोटी बोट, वो लेकर समुद्र में निकल जाता था कई कई दिन। तो उसका ये तरीका था अपना। मैंने कभी पूछा भी नहीं उसको कि वो मैनेज कैसे करता है, क्योंकि हर धंधे के, हर प्रोफेशन के अपने राज होते हैं, अपने कुछ टेक्निक्स होते हैं जो वो नहीं बता सकता। खबरी तो और बहुत हुए हैं, मैं 25-30 को जानता था उस ज़माने में, लेकिन जितना इनोवेटिव और जितना रिलायबल सलीम था उतना शायद और कोई नहीं था। डिफरेंट किस्म के खबरी जो हैं वो डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं। एक मिस्टर अग्रवाल हुआ करते थे, बहुत बड़ा ऑफिस था उनका कुलाबा एरिया में, और वो अपने आप में एक रिसर्चर बने हुए थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वो पूरी जानकारी रखते थे, कौन कंपनी क्या इंपोर्ट कर रही है या क्या एक्सपोर्ट कर रही है, उसमें कितनी ड्यूटी एवेजन कर रही है। तो आप उसके कुछ राज होते हैं, आप कानून को तोड़ मरोड़ के आप कैसे कम ड्यूटी देना और ज़्यादा माल मंगवाना, तो उससे सरकार को नुकसान होता था रेवेन्यू का। तो वो पूरी सर्च करके अपनी सबका रिकॉर्ड निकाल के वो फिर बड़े बड़े ऑफिसर्स को वो इन्फॉर्म कर दिया करते थे कि ये कंपनी ने पिछले 1 साल में इतने करोड़ का इंपोर्ट किया, इतनी ड्यूटी पे की है, लेकिन असली ड्यूटी इतने करोड़ की बनती थी। तो बहुत बड़े लेवल पे सैकड़ों हज़ारों करोड़ रुपए के घपले वो सीनियर कस्टम वालों को बताते थे, और उनसे जो उनका जो वो मुआवजा बनता था वो दिया करते थे। इसी तरह एक और मित्र थे मेरे जिनके ऊपर कभी किसी को शक नहीं होता था। वो एक बहुत बड़े क्लब में मुंबई के, जहाँ पे हाई एंड ऑफिसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, पुलिस कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर किस्म के लोग उसके मेंबर थे। वहाँ पे एक वो छोटी सी दुकान चलाया करते थे क्लब एसेसरीज़ की, और वहाँ से वो पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते थे अपने ऑफिसर से, उनके थ्रू बातचीत करते करते। उनका बहुत बढ़िया तरीका था, बातचीत करते करते पूरी खबर निकाल लेते थे, और मेरे उनके साथ भी बहुत बनती थी। बहुत से इंटरेस्टिंग किस्से, स्टोरियाँ, कहानियाँ उन्होंने मुझे दी जो मेरे अखबारों में छपी, मेरा नाम हुआ। तो वो भी अपने तरीके से। एक और मेरे मित्र थे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कारपेट्स का काम करते थे, लेकिन उनका काम था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ उनकी कोई लेन देन था उनका। तो बड़े बड़े जो डिफ़ॉल्टर इनकम टैक्स के होते थे, इनकम टैक्स की चोरी करते थे, उनका पूरा चिट्ठा रिसर्च करके, स्टडी करके वो इनकम टैक्स वालों को दिया करते थे। और इसी तरह कस्टम में कुछ खबरी थे जो कौन सी स्मगलर की कौन सी बोट कितने का सोना लेके, कितने की चांदी लेके, या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेके, कपड़ा लेके हिंदुस्तान में कौन से रास्ते से एंटर करेंगे, कौन से पोर्ट पे, छोटे छोटे पोर्ट्स जो होते हैं इसका स्मगलिंग पोर्ट्स, वहाँ पे उनकी लैंडिंग होती थी, उनकी खबर रखनी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में कुछ ऐसे लोग थे जिनके ऊपर
पड़ोसी को भी शक नहीं होता था कि ये आदमी खबरी है। उनका रहन सहन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखनी। एक बहुत बड़े एक और खबरी थे, वो नारकोटिक्स में डील करते थे ज़्यादा। जुहू में समुद्र के किनारे उनका फ्लैट था एक बिल्डिंग में, और बड़े उन्होंने ड्रग के केस उन्होंने बस्ट किए। कहाँ से ड्रग आती है, कहाँ जाती है, कौन लेता है, कौन करता है, तो बड़े बड़े सीजर हुए। और बाद में थोड़ा ट्रेजेडी भी उनके साथ। तो एक स्मगलिंग सिंडिकेट को उनके ऊपर शक हो गया, उन्होंने उनके बच्चे को किडनैप किया और बाद में बच्चे को मार भी दिया। तो ये बहुत सी ट्रेजेडीज़ भी खबरी लोगों के साथ हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो खबरी हैं वो अपनी जान माल की हिफाजत बड़े तरीके से करते हैं, क्योंकि अगर आपको आपके पड़ोसियों को, आपके आसपास के लोगों को मालूम पड़ गया आप खबरी हैं, तो आपकी जान जो है वो थोड़ा खतरे में आ जाती है। लेकिन इन सब से हट के था सलीम। वो डरता नहीं था, बहुत दिलेर था वो डरता इसलिए नहीं था कि सब जिनकी खबर भी वो देता था उनको मालूम भी होता था कि ये खबर जो है सलीम ने दी है, लेकिन उसको हाथ लगाने से डरते थे, क्योंकि उसके जो चाहने वाले थे, उसको बचाने वाले थे, वो उनसे भी बड़े बदमाश हुआ करते थे या सरकार के बड़े अफसर हुआ करते थे। तो उसको एक प्रोटेक्शन जो थी वो काफ़ी उसको मिली होती थी, और उसके ऊपर लोग ऑफिसर लोग भरोसा भी करते थे। मैंने देखा है कि कई ऑफिसर के पास कई बार मुझे भी वेट करनी पड़ती थी 10 मिनट 15 मिनट, और जब मैं हैरान होता था कि ये ऑफिसर मुझे बुला क्यों नहीं रहा, तो देखना थोड़ी देर के बाद सलीम उसके कमरे से बाहर निकलता था। तो ये इतनी उसकी अहमियत थी। बड़े बड़े ऑफिसर हमारे जैसे लोगों को छोड़ के सलीम को टाइम पहले देते थे। ये सलीम का एक उसकी अपना उसका एक उसका असेट था, एक उसमें ये गुण था, एक उसमें कारगुजारी थी उसकी ऐसी कि उसने अपनी अहमियत बना के रखी। तो सबसे ज़्यादा मुझे याद है उसने एक बार दुबई से जो डेट्स होती हैं, खजूरों की बोट्स आती थी, अरब ढाओ बोलते थे उसको, बड़ी हाई स्पीड बोट होती थी और ऊंचे साइज़ की होती थी बहुत। बॉटम उसकी थोड़ी छोटी होती थी और ऊपर से बहुत फैलती थी ऐसे फूल की तरह। तो वो बोट्स में सामान बहुत आता था। तो उसमें सलीम को कहीं से दुबई से खबर लग गई कि एक बोट जो है वो खजूरों के नीचे सोना छुपाया हुआ है। तो पूरी बोट खजूरों से भरी हुई थी। खजूरें बहुत आती थी बम्बई उस ज़माने पे, ख़ास तौर पे इन्हीं दिनों में रमज़ान के पहले। तो रमज़ान के दिनों में जो है वो खजूरों की सेल डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो सलीम ने कहीं खबर लगाई, और मेरी भी याददाश्त में सबसे बड़ा गोल्ड स्मगलिंग का जो रैकेट बस्ट हुआ था वो उस साल 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक 10 दिन में 7 बोट्स कस्टम ने पकड़ी। अरोड़ा LD अरोड़ा, लक्ष्मण दास अरोड़ा तभी एंटी स्मगलिंग इंचार्ज हुआ करते थे कस्टम हाउस में। उनको खबर दिया सलीम ने, और वो 7 की 7 कंसाइनमेंट पकड़ी गई। तो बहुत लंबा चौड़ा रिवार्ड सलीम को मिला, और शायद ये कारण था कि वो इतनी बड़ी कंसाइनमेंट पकड़े जाने के बाद जो स्मगलिंग सिंडिकेट थी उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो और इतनी वो बात बढ़ी आगे जाके कि LD अरोड़ा को अपनी ट्रांसफ़र करवा के बॉम्बे से जान को खतरा था, तो उसको इलाहाबाद उसने अपनी ट्रांसफ़र करवाई। लेकिन माफिया ने बबलू श्रीवास्तव के थ्रू उसको इलाहाबाद में जाके भी मर्डर करवाया। उसके बाद सलीम थोड़ा डरा भी, और थोड़ी उसने तहकीकात भी रखनी शुरू की। बहुत देर अंडरग्राउंड हो गया। उसके बाद फिर दोबारा सरफेस हुआ, तो उसने गोल्ड की खबर देने बंद करके उसने डीजल माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग था इन दिनों में। और मुंबई बहुत बड़ा पोर्ट है, सैकड़ों जहाज़ बड़े छोटे बाहर से रोज़ आते हैं जाते हैं। और जो बड़े जहाज़ हैं उनमें मल्टी इंजन जहाज़ होते हैं, समुद्री जहाज़, किसमें 3 इंजन 4 इंजन। तो उनमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में डीजल भर के रखते हैं वो। और जो कंपनीज़ होती हैं उनको मालूम होता है कि हमारा जहाज़ अगर सिंगापुर से बॉम्बे जा रहा है तो तकरीबन इतने टन डीजल लगेगा, जहाँ दुबई से जा रहा है तो इतना डीजल लगेगा। तो उसके हिसाब से आने जाने के सफ़र का डीजल वो भर के उनको स्टोर करके उस शिप में रखा होता है उन्होंने। तो ये जहाज़ वाले भी बड़े तेज़ होते हैं, जो कैप्टन और स्टाफ होता है। कार्गो शिप में स्टाफ कम होता है और आपस में साठ गांठ उनकी ज़्यादा हो जाती है।
तो ये कैप्टन और जो शिप के कैप्टन और जो टेक्निकल स्टाफ होता है, इंजन रूम बॉयज़ वगैरह, वो हवा का रुख देख के, हाई टाइड देख के, लो टाइड देख के, समुद्र के पानी का बहाव देख के, तो वो कई बार एक इंजन दो इंजन शट कर देते हैं, बंद कर देते हैं जहाज़ के। वो दो इंजन बंद होने से, या एक इंजन बंद होने से जो डीजल की सेविंग होती है, तो वो जो डीजल है वो मुंबई आके वो बेच दिया करते थे, क्योंकि हिंदुस्तान में डीजल शुरू से ड्यूटी वगैरह लगा के बहुत महंगा होता था। तो और वो डीजल जो बाहर वो दुबई में फिल करते थे या सिंगापुर में फिल करते थे, तो उनको सस्ता पड़ता था। तो वो हज़ारों टन डीजल वो जहाज़ पहले मुंबई के पास कहीं हाई सीज में रुकता था, फिर छोटी बोट्स जो हैं वो ड्रम लेके और मोटर लेके जाती थी, और वो बड़े शिप से वो डीजल मोटर के थ्रू ट्रांसफ़र करके छोटी बोट में ला के, दारू खाना एक एरिया है मुंबई में समुद्र के किनारे, जहाँ पुराने जहाज़ों को तोड़ के उनको स्क्रैप किया जाता है। इसी तरह से बाड़ी बंदर, दूसरे 3-4 और मझगांव डॉक के पास उनके एरियाज़ बने हुए थे। बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे से ये सारा रैकेट चलता था बहुत बड़े लेवल पे। उसका सबसे बड़ा सरगना था मोहम्मद अली, भी पीछे उसकी डेथ हुई है। वो बहुत डेयरिंग किस्म का स्मगलर था, वो डीजल स्मगलर, और बहुत प्रॉपर्टी बनाई उसने। इलेक्शन भी लड़ा, एक बार हार गया लेकिन। तो वो बहुत रूथलेस किस्म का स्मगलर था। उसने किसी दूसरे आदमी को डीजल स्मगलिंग में खड़ा नहीं होने दिया। तो मतलब कई कहते हैं कि तकरीबन कोई 10-12 हज़ार करोड़ का डीजल उसने उन दिनों में जहाज़ों से लेके बेचा था। और इसी तरह उसने जो डीजल के स्टोर थे भारत पेट्रोलियम के, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लॉक्स एरिया में, उनसे भी उसने अंडरग्राउंड जो पाइप लाइन उनकी जाती थी जिसमें डीजल तो टैक्स में भरता था, तो अंडरग्राउंड उसने वो ड्रिलिंग करके पाइप में से कनेक्शन लेके वो भी डीजल चोरी करके बेचा करता था। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज रैकेट चलता था। तो सलीम ने उसको उसका पर्दाफाश करना शुरू किया, और इतना उसके ऊपर प्रेशर डाला सलीम ने, इतना उसका डीजल पकड़वाया बड़े बड़े ऑफिसर से मिल के, कभी कस्टम की रेड, कभी एसेंशियल कमोडिटीज वालों की रेड, कभी सीबी कंट्रोल की रेड, तो कर करा के उसने मोहम्मद अली का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। और मोहम्मद अली को बहुत बड़ा झटका भी लगा, और उसको जो केस बने उसमें वो अरेस्ट हुआ, काफ़ी साल जेल में रहा, उसको बेल नहीं हुई। तो उसकी टाइम पे सलीम ने एक दूसरा एक माफिया जो था, ऑयल माफिया, जो डीजल माफिया था, उसके साथ चांद भाई करके था एक तमिलनाडु का रहने वाला, उसने मोहम्मद अली की गैर हाजिरी का फ़ायदा उठा के वो डीजल ट्रेड टेक ओवर कर लिया। सलीम उसका दोस्त था, तो उससे अच्छे पैसे सलीम ने कमाए। बीच में उसका ही माल पकड़वा देता था ताकि ऐसा नहीं लगे कि अफसरों को कि सलीम ने धंधा छोड़ दिया या काम किया। तो खैर ये सलीम का एक तरीका था काम करने का, वेरी रिसोर्सफुल, डेयरिंग और हिम्मत वाला इंसान था। तो खैर एक मैं जो लास्ट टाइम पिछले सेगमेंट में मैंने आपको बताया था एक किस्सा, तो करते करते जो एक मेरीन एंड प्रिवेंटिव विंग एक है कस्टम का, जो समुंदर में जो स्मगलिंग होती है पानी में, उसको रोकने का उनका स्पेशलाइज विंग है। तो उसके ऑफिसर इंचार्ज हुआ करते दयाशंकर साहब। वो अपने आप में ही इज़ अ लीजेंड ऑफिसर। हिंदुस्तान में ऐसा ऑफिसर मैंने आज तक नहीं देखा कस्टम में और एक्साइज में। कोई ऐसा स्मगलर नहीं जिसको उसने पकड़ा ना हो, कोई ऐसा स्कैंडल नहीं है जो उसने पर्दाफाश न किया हो। हज़ारों करोड़ों रुपए की उसने ड्यूटी एवेजन बचाई सरकार के लिए, लेकिन एक नए पैसे का रिवार्ड कभी नहीं लिया। उस ज़माने में सरकार ने पॉलिसी बनाई थी कि जो भी स्मगलिंग का माल या ड्यूटी एवेजन का स्कैंडल निकालेगा उसको 20% रिवार्ड जो है वो मिलता था। तो 20% में से खबरी का मेन हिस्सा होता था, 20% खबरी का, और उसके बाद जो ऑफिसर इन्वॉल्व होते थे और रिकवरी में या सीजर में, उनको भी हिस्सा मिलता था। और वो रिवार्ड खाली असिस्टेंट कलेक्टर लेवल के ऑफिसर तक ही होता था, उसके ऊपर के ऑफिसर को नहीं मिलता था। तो ये लोग तो जो LD अरोड़ा या दो ही फोड़े, इन लोगों ने बहुत पैसा कमाया रिवार्ड से, लेकिन दयाशंकर ने कभी एक पैसा रिवार्ड नहीं मिला, क्योंकि सरकार का कानून था कि रिवार्ड मिलना है तो एक गिना चुना रिवार्ड ऑफिशियली एक ड्राफ्ट आता था उसको सरकार की तरफ से कि ये रिवार्ड हमने आपको दिया।
तो दयाशंकर वो जो ड्राफ्ट होता था वापस ट्रेजरी में जमा करवा देता था, अपने खाते में नहीं करवाता था। तो कमाल का ऑफिसर था वो, नो मोर, आजकल वो नहीं है वो। तो सलीम ने उनके साथ बहुत काम किया। तो ओवर द ईयर्स कुछ सलीम का कोई रिवार्ड था, वो 80 लाख रुपया उसका पड़ा था पेंडिंग। वो जब केसेस के फैसले वैसले हुए तो सरकार ने वो रिवार्ड उसका रिलीज़ किया। तो मुझे दयाशंकर साहब ने बुलाया M&P के ऑफिस में। मेरिन लाइन मुंबई का एरिया है बहुत मशहूर, जिसको क्वींस नेकलेस भी कहते हैं। उसमें आपने देखा होगा बहुत सी फिल्मों में एक ब्रिज दिखाते हैं, ऊपर से गाड़ियाँ नीचे आती हैं। मुंबई का सबसे पुराना ब्रिज है, प्रिंसेस रोड का ब्रिज कहते हैं। उस ब्रिज के नीचे वाली रोड में मेरिन एंड प्रिवेंटिव विंग का M&P का ऑफिस था, जहाँ दयाशंकर बैठते थे। मुझे बोले एक काम आपको करना पड़ेगा, ये सलीम थोड़ा अलगाज किस्म का आदमी है और जो अमाउंट बड़ा है ये आप ले जाइए। और मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फोर्ट ब्रांच में फ़ोन कर दिया है, तो सलीम और उसकी बीवी वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ये पैसा आप लेके जाइए, ये सीधा बैंक में जमा करवाना है। अगर सलीम को दिया तो वो आधा बांटते गए इधर उधर, कोई उसको लूट लेगा। जहाँ लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये सलीम के इतना पैसा मिला है, पता नहीं किसकी खबरी की है, तो ये आप लेके जाइए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। तो मैं अपनी गाड़ी में वो पैसा रख के, एक ऑफिसर भी मुझे दिया उन्होंने वहाँ छोड़ने के लिए, वो आर्म था वो गाड़ी में बैठ गया। तो वो 2-3 ट्रंक भरे हुए वो हमने डिक्की में रखे, फियर गाड़ी थी। तो मैं फोर्ट ब्रांच में वो पैसा सलीम के नाम पे खाता खुलवाने ले गया। और वहाँ पे हमारी बदकिस्मती ये कि एक कोई इनकम टैक्स का कोई ऑफिसर वहाँ पे अपना कोई पैसा जमा करवाने निकालने आया था, पता नहीं क्या था। तो उसको शक हो गया। हालांकि दयाशंकर साहब ने मैनेजर को फ़ोन करके बता दिया था कि ये रिवार्ड मनी है, और उसके पेपर भी मुझे दिए थे रिवार्ड मनी के, जो गवर्नमेंट के होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो सब नकली नाम होता है उसमें। को ये हैज़ बीन गिवन दिस अमाउंट एंड इट्स टैक्स फ्री, उसमें लिखा होता है कि पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री है, एंड इट्स रिवार्ड मनी, एंड सरकार ने दी है। तो एक लेटर दयाशंकर साहब ने वो साइन किया हुआ, किसी और ऑफिसर का साइन करवाया था, वो भी मुझे दिया। 3 लेटर थे, एक 35 लाख का था, एक पता नहीं कोई 12-13 लाख का, बाकी पूरे अमाउंट का टोटल 80 लाख रुपया। तो तीनों लेटर थे, तो तीनों लेटर पे अंगूठे मेरे लगे हुए थे, ताकि सलीम के ऊपर कभी उंगली नहीं जाए कि कोई पूछे भी तो हमारा ऑफिसर नीचे कोई अगर स्मगलिंग सिंडिकेट को खबर दे तो वो बोल सकता है कि ये सलीम का नहीं है, किसी और ने रिसीव किया है। तो खैर उनके अपने तरीके होते हैं एजेंसीज के काम करने के। तो मैं तीनों लेटर लेके और 80 लाख रुपया लेके मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फोर्ट ब्रांच में पहुंच गया। और वहाँ सलीम और उसकी वाइफ बुरका पहन के पूरा बैठी थी, और सलीम मैनेजर के रूम में। जैसे ही हमने वो ट्रंक वहाँ उनको निकाल के दिए, तभी ये मशीनें नहीं हुआ करती थी गिनने का, शायद होगी एक आध, मुझे पता नहीं। तो मैनेजर के रूम में ही 3-4 आदमी बैठ के नोट गिन रहे हैं, और आप अंदाज़ा लगा लो कितना समय लगा होगा। वो 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद जब कार्रवाई चल रही थी, तो अचानक 10-12 पुलिस वाले, 3-4 ऑफिसर तो आके हमें घेर लिया उन्होंने, और क्वेश्चनिंग शुरू। पैसा कहाँ से आया उनको मैं बता रहा हूँ, और सबके सामने बता नहीं सकता, वहाँ बैंक में बहुत से लोग थे, कौन किसका आदमी है कौन पता नहीं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब आप मैनेजर साहब के रूम में आइए, मैं आपको बात करता हूँ कहाँ से आया क्या नहीं आया। तो कोई बात नहीं सुनेंगे हम, और बोला पुलिस वालों को बोला ये सब पूरा सीज करो और इसको ऑफिस लेके चलो। तो मैं फिर मैनेजर को बोला, मैंने कहा भाई साहब ये दयाशंकर साहब का नंबर है, आप उनको फ़ोन कीजिए, ये तो बात बढ़ रही है। वो मैनेजर की बात सुनने को तैयार नहीं, इनकम टैक्स वाले, पुलिस फोर्स साथ में लेके आए सिक्योरिटी। तो मैनेजर ने दयाशंकर साहब को फ़ोन किया। दयाशंकर साहब बोले मैं डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, लेकिन वो लेटर आप दिखा दो, कुछ नहीं कर सकते वो। तो हमने फिर उनको मैंने लेटर दिखाए, उनको समझाया बुझाया। वो फिर उनके दिमाग, उन्होंने अपने सीनियर से बात की, वो जो सीनियर था वो दयाशंकर साहब को जानता भी था। तो वो अल्टीमेटली वो 1.5-2 घंटे के बाद वो बहस होने के बाद दे अलाउड अस कि ठीक है आप अकाउंट खुला लो। वो सलीम और उसकी वाइफ के नाम पे जॉइंट अकाउंट खुलाया गया, और वो 80 लाख रुपया वहाँ जमा करवाया गया। और फिर भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट था कि थोड़े दिनों के बाद एक दूसरी ब्रांच में दूसरा अकाउंट खुला के कुछ अमाउंट वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया कोलंबो ब्रांच में, ताकि सब
और कुछ अमाउंट एफडी करवाया गया सलीम की वाइफ के नाम पे। दयाशंकर को लगता था कि इतना बड़ा अमाउंट इसको मिल गया, अभी चलो पैसा सेफ रहे। उसके 2 बच्चे भी थे, एक बेटी और बेटा था, तो उनके काम आएगा आगे। तो नहीं तो ये सलीम जो था वो खर्चा बहुत करता था। उसका प्रोफेशन ऐसा था, उसने बियर बार में जाना, डांस बार में जाना, जुआ खेलना, जुए के क्लबों में जाना, मुजरे के अड्डों पे जाना। तो वो अपने सोर्सेज निकालने के लिए, लोगों को मिलने के लिए ऐसे रिस्की और खर्चीले काम करता रहता था। बहुत पैसा उसने बर्बाद भी किया, हारा जुए में। रेस कोर्स भी जाता था घोड़े की रेस खेलने। तो खैर, तो वो पैसा हमने वहाँ जमा करवाया। मेरी जान छूटी, मैं शाम को 6-7 बजे फ्री हुआ, दोपहर का गया हुआ। तो वो सलीम मेरे ऊपर काफ़ी और मेरे रिस्पेक्ट करने लगा वो। तो इस किस्म के बहुत से खबरियों के किस्से हैं जो आम लोगों को नहीं मालूम कि वो क्या रोल प्ले करते थे। और मैं एक बार और बता दूं कि जो 93 का जो ब्लास्ट हुआ था बॉम्बे में, उसमें तकरीबन 50% लोग जो स्मगलिंग एंगल से जुड़े हुए थे, जिन लोगों ने वो RDX और हथियारों का ज़ख़ीरा बोट में से निकाल के लैंडिंग किया था, वो 50 के करीब लोग जो थे वो सलीम की इन्फॉर्मेशन पे पकड़े गए थे। दयाशंकर साहब और सलीम ने वो लोगों को निकाल के गांव से उनको ला के पुलिस के हवाले किया था, मारिया साहब के। ये मारिया साहब को बात अच्छी तरह मालूम है। तो खबरी कई बार देश के लिए, एजेंसीज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। वो मेरा एक जो एक्सपीरियंस था सलीम के साथ, वो उम्र भर नहीं भूलेगा। और आने वाले दिनों में इस किस्म के और एक्सपीरियंस आपके साथ हम लोग शेयर करते रहेंगे। और तब तक के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।